हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। आपके जो है वो जो एग्ज़ाम्स की डेट है लगभग वो तय हो चुकी है। आपके एग्ज़ाम्स 15 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। आप बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए और एक एक पॉइंट्स को बिल्कुल रिवाइज करते रहिए। हम आपके साथ बिल्कुल लगे हैं, एक एक पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑब्वियस से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं उसको बिल्कुल पढ़ाऊँगा आपको। एक एक सब्जेक्ट हमारी पूरी टीम आपको पढ़ाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आज जो मेरी क्लास होगी वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट की। तो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है डिजीज़ ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो मैं पढ़ाऊँगा। तो डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप्स के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाऊँगा क्रूसीफेरी फैमिली यानी सरसों वर्गीय फसलों के प्रमुख रोग। तो सरसों वर्गीय फसलों में कई सारे प्रमुख रोग होते हैं जिसको मैंने आपको बताया। तो आज जो मैं डिजीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ वो होता है कोमल फफूंदी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ क्रूसीफर। तो ये जो है वो रोग काफ़ी महत्वपूर्ण रोग होता है सरसों की फसलों का। ठीक है ना, ये जो है वो कई सारी तिलहनी फसलों में जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, अलसी हो गया, ठीक है, तो और सब्जी वर्गीय फसलों का, ठीक है, कद्दू वर्गीय फसलों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोग जो है वो माना जाता है। तो ये जो है वो रोग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्रूसीफर फैमिली के डिजीज़ के बारे में। ये रोग जो है वो कई प्रकार से फसल को प्रभावित करता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम आगे जो है वो आपको बताते हैं। ठीक, तो इसका जो है वो आइए डिटेल से बताते हैं। इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या होगा कि एक प्रकार से इसका जब साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम इसके कहते हैं परनोस्पोरा पैरासिटिका, इसका साइंटिफिक नेम होता है। देखिए ये जो डिजीज़ होती है, जो ये फंगस होती है, फफूंद होती है, इसकी कई सारी स्पीसीज, कई सारी जातियाँ होती हैं। ठीक है, तो हम जब इसका साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है परनोस्पोरा पैरासिटिका होता है। इसका जो डोमेन होता है वो यूकैरियोटा होता है। क्लैड जो होता है वो डाइफोरिटिक्स होता है। क्लैड जो होता है एसएआर होता है। और दूसरा जो क्लैड होता है स्टेरोफिलिस होता है। इसका जो फाइलम होता है वो आइमोकोइटा होता है। क्या होता है? ओमिकोइटा होता है। इसका जो ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स वो होता है पेरनोस्पोरेस। क्या होता है? पेरनोस्पोरेस होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो परनोस्पोरेसी होती है। क्या होती है? परनोस्पोरेसी होती है। इसका जो जीनस होता है वो हेलोपोरनेशिया होता है और जो स्पीसीज होती है वो हेलोस्पोरा पैरासिटिका होती है। तो जो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है, कोमल फफूंद रोग होता है, उसकी कई अलग अलग जातियां होती हैं। ठीक है ना, एक जाति जो होती है वो होती है हेलोस्पोरा पैरासिटिका होती है और एक स्पीसीज जो है जो पैरनोस्पोरा पैरासिटिका होती है, ये स्पीसीज आपके डाउनी मिल्ड्यू डिजीज को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सरसों वर्गीय फसलों में पाई जाती है। तो जो पैरनोस्पोरा पैरासिटिका जो इसकी स्पीसीज होती है वो ज़्यादातर सरसों वर्गीय फसलों में पाई जाती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फसल को प्रभावित जो है वो करती है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में आगे मैं जानता हूँ कि डाउनी मिल्ड्यू जो फफूंद होती है यानी डाउनी फफूंद जो होती है वो कई प्रकार के ओमिचेट रोगाणुओं को संदर्भित करता है जो पौधों के परजीवी को नष्ट करते हैं। ठीक है ना, तो डाउनी मिल्ड्यू जो होता है, ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होता है वो सरसों वर्गीय फसल का काफ़ी महत्वपूर्ण रोग होता है। ये जो है वो फसल को कई प्रकार से प्रभावित करता है। सर्वप्रथम इसके जो लक्षण होते हैं वो निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं।
पहले जो है वो धब्बे आकार के दिखाई पड़ते हैं, फिर धब्बे सफ़ेद धब्बे होते हैं वाइट कलर के, फिर वो भूरे कलर में परिवर्तित हो जाते हैं, नेक्रोसिस कॉज करते हैं। पत्तियों में जो है, जो पत्तियों की कोशिकाएं होती हैं, जो पत्तियों के ऊतक होते हैं, उसको मारना प्रारंभ कर देते हैं। फिर जो है वो पत्तियों से फूलों में प्रवेश कर जाते हैं और फूलों में भी धब्बे दिखाई देते हैं और फलियों में भी धब्बे दिखाई देते हैं। जैसे फूल जो है वो सही से फली का निर्माण नहीं कर पाते हैं और बिल्कुल फल क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन जो उत्पादन होता है बिल्कुल कम हो जाता है। ठीक है, तो इस रोग काफ़ी जो है वो फसल को प्रभावित करता है। ठीक है, ये जो होता है इसके से विशेष रूप से पेरिनोस्पोरेसी क्या होता है, पेरिनोस्पोरेसी से संबंधित है। ये जो डी होता है पेरिनोस्पोरेसी से संबंधित होता है। वाणिज्यिक कृषि में वे क्रूस अंगूर सब्जियों के उत्पादकों के लिए विशेष समस्या है जो बेलों में मिलते हैं। तो जो बेल वाली सब्जियां होती हैं, यानी जो चढ़ने वाली सब्जियां होती हैं, जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियां होगी, को कद्दू, लौकी, खीरा और जो है वो तोरई, तमाम प्रकार की जो करेला, जो चढ़ने वाली गेल वाली सब्जियां होती हैं, उस भी फसल में काफ़ी जो है वो ये रोग प्रभावित करता है। अंगूर की फसल जो होती है उसमें भी डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो है वो पाई जाती है। तो जितने भी गेल वाली वेजिटेटिव क्रॉप्स होती हैं, जिसमें जो है वो उनके गेल जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होती है, उस फसल को ये प्रमुख रूप से यह रोग डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो है वो प्रभावित करती है। यह रोगजनक संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी राज्यों में उत्तर जीविता संरचनाओं का निर्माण नहीं करता और खाड़ी तट के राज्यों में जीव फफूंद वाले उपनिवेशों के रूप में दिखाई देता है। पर खीरे के उत्पादन के काफ़ी उत्तर रोग बढ़ता जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है मुख्यतः यूएसए वगैरह में कम पाया जाता है। मोस्टली जो निचले क्षेत्र हैं, जैसे हमारा इंडिया है, भारत है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, वहाँ पर ये रोग प्रमुखता पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में जहाँ पर गेल वाली सब्जियों की खेती ज़्यादा की जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और इधर आपका क्षेत्र मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये रोग जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है वो फसल को प्रभावित जो है वो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाता है बसंत के मौसम में। ठीक है, यानी शीतकालीन जो बसंत ऋतु होती है उसमें जो खीरे खेती की जाती है उसमें ये रोग जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करूँगा ये फफूंदी जो होती है वो हानि नरम रॉट से संबंधित होने की संभावना है, जो पौधों की कैनोपी के ढहने के बाद भी होती है और फलों पर धूप पड़ती है। कुकुरबिट्स डाउनी मिल्ड्यू केवल कुकुरबिट्स पौधों की पत्तियों को प्रभावित करता है। तो ये एक प्रकार से डिजीज जो होता है वो कैनोपी की, जो फसल का ऊपरी भाग होता है, सब्जियों की फसलों का ऊपरी भाग होता है, उसको भी काफ़ी मात्रा में प्रभावित जो है वो करता है। मोस्टली कद्दू वर्गीय, लौकी वर्गीय जो फसलें होती हैं उसमें रोग ज़्यादा पाया जाता है और पत्तियों पे सबसे पहले इसके लक्षण जो है वो निचली पत्तियों पे जो है वो दिखाई देते हैं और फिर धीरे धीरे वो बढ़ते हुए फूल में और फल को भी प्रभावित जो है वो करने लगते हैं। ठीक है, इसके लक्षण की जब बात करेंगे, इसके लक्षण जो है वो पत्तियों की निचली सतह पर धूसर सफ़ेद अनियमित नेक्रोटिक पेज विकसित होते हैं। देखिए, एक दो प्रकार के जो प्रमुख क्रूसीफेरी फैमिली के जो भी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं या फिर सरसों वर्गीय फसलें होती हैं, उसमें दो प्रकार के रोग प्रमुख होते हैं, एक डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा पाउडरी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू में लक्षण में थोड़ा सा ही अंतर होता है। दोनों डिजीजेज जो होती हैं वो फंगस से होती हैं। डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू दोनों कवक के द्वारा ही रोग होता है। दोनों में थोड़ा सा बारीक अंतर होता है कि डाउनी मिल्ड्यू जो होती है उसके लक्षण थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण जो है वो धूसर कलर के जो है वो यानी भूरे कलर के दिखाई देते हैं, पत्तियों पर भूरे कलर के धब्बे दिखाई देते हैं, जबकि जो पाउडरी मिल्ड्यू जो होती है उसके जो है वो वैसे आटे की तरह से, ठीक है, सफ़ेद कलर के धब्बे पत्तियों पे दिखाई देते हैं। अगर पत्तियों पे सफ़ेद कलर के धब्बे दिखाई देते हैं तो वो किसके लक्षण होते हैं, वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के लक्षण होते हैं। अगर धूसर कलर यानी भूरे कलर के धब्बर बादामी धब्बे पत्तियों पर दिखाई देते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ से प्रभावित है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर जो है दोनों में नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से लक्षण होते हैं और नेक्रोटिक कॉज करता है। नेक्रोटिक का मतलब क्या होता है, डेड टिश्यूज इज नोन एज नेक्रेटिव। क्या होता है, डेड टिश्यूज इज known as
नेक्रोसिस, यानी जो ऊतक का मर जाना, जो ऊतक सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनका डेड हो जाना, मृत हो जाना, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, इसे बाद में अनुकूल परिस्थितियों में धब्बे सफ़ेद फफूंद की वृद्धि देखी जाती है। ठीक है ना, फिर ये धब्बे जो होते हैं भूरे काले कलर में परिचित जाते हैं और फिर सफ़ेद करके ये जो है वो फफूंद भी देखी जो है वो जा सकती है। इससे क्या होती हैं? पत्तियों की कोशिकाएं मर जाती हैं, पत्तियां जो है अपना भोजन नहीं बनाती हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो प्रभावित हो जाती है और पत्तियों की सही से वृद्धि नहीं हो पाती है और पौधा कभी कभी जो है वो डेड हो जाता है, यानी मृत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फसल अच्छा उत्पादन जो है वो नहीं दे पाती है। और सबसे स्पष्ट लक्षण पुष्पक्रम का संक्रमण है। ठीक है ना, अगर यह रोग ज़्यादा फसल को प्रभावित करता है, पत्तियों से पुष्प में इसके जो है संक्रमण, इसका इन्फेक्शन पहुंच जाता है और पुष्पक्रम भी जो है वो प्रभावित होता है और सरसों की जो फलियां होती हैं वो भी प्रभावित हो जाती है, जिससे दाने सही से नहीं बनते हैं और सरसों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। तो ये भी इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। गुच्छे की अतिवृद्धि का कारण बनता है और स्टैंड हैंड संरचना विकसित हो जाती है और जो इसके गुच्छे होते हैं, जो फल के गुच्छे लगे होते हैं, वो उसकी अतिवृद्धि हाइपरप्लेशिया हो जाती है, जिससे स्टैंड संरचना बन जाती है और सही से जो है वो उसे फल बिल्कुल, दाने बिल्कुल नहीं बनते हैं फलियों में और फसल का उत्पादन काफ़ी प्रभावित हो जाता है। ये सारे लक्षण इसके देखने को मिलते हैं और कई सारे लक्षण हैं जिसके कारण जो है वो विपरीत डाउनी मिल्ड्यू से प्रभावित पौधा पहचाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है ना, तो हम इतनी आसानी से जो है वो डाउनी मिल्ड्यू से बिना देख करके नहीं पहचान सकते हैं। जब तक इस लक्षण के बारे में, इसके बारीक लक्षण को हम नहीं जानते हैं, तब तक इस रोग को हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। ऊपरी पत्ती की सतह पर धब्बेदार धब्बे दिखाई पड़ते हैं, हरे, पीले, बैंगनी या भूरे रंग के हो सकते हैं, जो प्रभावित पौधे पर निर्भर करते हैं। यदि पत्ती की नसों से सीमा होती है तो धब्बों में कभी कभी सीधे किनारे होते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी धब्बे इसमें दिखाई देते हैं, धब्बेदार जो है पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं, भूरे होते हैं, हरे होते हैं, पीले कलर के होते हैं, बाद में ये धूसर एवं काले कलर में परिवर्तित हो जाते हैं। और जिसकी वेन्स होती हैं, जो पत्तियों की सिराएं होती हैं, वो भी इस रोग से प्रभावित होती हैं और पत्तियों के किनारे किनारे बिल्कुल झुलसी हुई आकृति जो है वो दिखाई देती है। पत्तियों के नीचे की तरफ एक सांचे जैसी वृद्धि ऊपरी सतह पर धब्बे के अनुरूप होती है। यह वृद्धि सफ़ेद, ग्रे, बैंगनी रंग की हो सकती है, जो कि नीचे फफूंदी की प्रजातियों पर निर्भर जो है वो करती है। तो इस प्रकार के सिम्टम जो है वो प्लांट पे दिखाई देते हैं। आगे मैं बात करूं कि कुछ पौधों जैसे मटर, पैसी पर रोग के विकास को नग्न आंखों से देखना आसान है। ठीक है ना, तो कुछ पौधे जैसे मटर पे हम आसानी से देख सकते हैं। मटर के पत्तियों के मटर की फसल में पत्तियों के ऊपर जो है वो सफ़ेद कलर की पाउडर जमा होती है, जिसे हम पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, और पत्तियों पे जो धब्बे दिखाई देते हैं धूसर के आकार के, उसे कोमल फफूंदी या डाउनी मिल्ड्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, दूसरी फसलों जैसे फॉक्सग्लोव, गुलाब, लेंस के साथ ही से देखना मुश्किल हो जाता है। कुछ फसलों में इसके लक्षण आसानी दिखाई देते हैं और कुछ फसलों में इसके लक्षण जो है वो आसानी से हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है। गंभीर रूप से प्रभावित पत्तियां भूरे रंग की हो सकती हैं, जैसे कि तंबाकू का पौधा, ठीक है ना, या पीले रंग की हो सकती हैं और समय से पहले ही गिर सकती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इससे जो प्रभावित पत्तियां होती हैं, कोई कोई पत्ती एकदम गहरे भूरे रंग की हो जाती है, जैसे तंबाकू, टोबैको की लीफ जो है वो इससे प्रभावित होती है, बिल्कुल जली हुई भूरे रंग में दिखाई देती है। और कुछ जो है वो पत्तियां उसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। पत्तियां जो होती हैं, इससे प्रभावित पत्तियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं और समय से पहले ही क्या करती हैं, गिर जाती हैं। ये भी लक्षण इसके दिखाई देते हैं। कभी कभी अन्य पौधों के हिस्से प्रभावित हो सकते हैं, उदाहरण फूल गोभी की फलियां, इम्पेसिस फूल की कलियां, मटर की फली गंभीर रूप से प्रभावित पौधों में अक्सर दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए इम्पेलिस तंबाकू के पौधे मर सकते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी जो है वो
पौधों की पत्तियां या फिर अन्य भाग भी जो है वो दिखाई पड़ते हैं। जैसे गोभी में क्या होता है, गोभी वर्गीय फसलों में जो है जो कलियां होती हैं वो भी इससे प्रभावित होती हैं। मटर की जो फली होती है वो भी इससे प्रभावित होती है, और सरसों की फसल की जो फली होती है वो भी इस रोग से जो है वो प्रभावित जो है वो दिखाई देती है। तो केवल पत्ती ही नहीं कह सकते हैं, इस रोग से फूल, फल और फली भी जो है वो जो है कलियां भी इस रोग से प्रभावित जो है वो हो सकती हैं। ठीक है, केवल पत्ती ही नहीं प्रभावित होती बल्कि किसी भी पौधे के जो है वो फल, फूल, पत्तियां भी इस जो है वो इस रोग से जो है वो प्रभावित जो है वो हो सकती हैं। ये भी इसके सिम्टम जो है वो हो सकते हैं। तो इसके बाद अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं कि रोगजनक मिट्टी में और खरपतवार फसलों पर प्रभावित पौधों के ऊतक के रूप में जीवित रहता है। कहाँ जीवित रहता है? रोगजनक जो होता है वो मिट्टी में और खरपतवारों पर, ठीक है ना। तो इसके जो पैथोजेंस होते हैं वो मिट्टी में जीवित रहते हैं, या फिर जो खरपतवार होते हैं फसल की कटने के पश्चात जो है वो जिसके पैथोजन रोगजनक होते हैं, जिसकी फफूंद होती है, वो कहाँ जीवन यापन करती है? मिट्टी में करती है, या फिर आसपास जो खरपतवार होते हैं, वीड्स होते हैं, वहाँ पर अपना जीवन यापन करती है। और जब फिर हम अगले वर्ष फसल को बोते हैं तो फिर से फसल को ये प्रभावित करना प्रारंभ जो है वो करते हैं। ठीक है, और पौधे कूद के रूप में जीवित रहते हैं 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड जब होता है सेल्सियस तापमान पे सापेक्ष आर्द्रता की सीमा मंडली 90% होती है, तो रोग का विकास जो है वो अच्छा होता है। यानी इस रोग के बढ़ने के लिए 10 से 20 डिग्री का जो तापमान होता है और 90% की जो आर्द्रता होती है वो उपयुक्त होती है। यानी सरसों की जो वर्गीय फसलें होती हैं, जब सरसों की फसल होती है और जब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है ठंडी बीतने के पश्चात, तो इस रोग से फसल ज़्यादातर प्रभावित होती है। लगभग 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर पे और 90% जो ह्यूमिडिटी होती है उस कंडीशन में यह रोग जो है वो ज़्यादा तेज़ी से फैलता है फसल के। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके नियंत्रण से, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से। ठीक है ना, तो रोग का कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रोटेक्शन इज बेटर देन क्योर। कंट्रोल कब किया जाता है? रोग फैलने के बाद किया जाता है, और मैनेजमेंट किया जाता है रोग के फैलने के पहले। अगर हम सही रूप से प्रबंधन करें, फसल की उत्पादन की जो टेक्निक्स है, फसलों को सही प्रकार से हम खेत की तैयारी करें, सही प्रकार के बीजों का उपयोग करें, खेत को बिल्कुल साफ सुथरा करें, फसल में सिंचाई, खाद प्रबंधन, कटाई मड़ाई सही से करें, तो हम अपनी फसल को रोग से जो है वो बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम अच्छी प्रोटेक्शन की विधियों को अपनाते हैं तो हम इस रोग से फसल को फैलने से जो है वो बचा सकते हैं। क्या करना चाहिए? गैर रासायनिक नियंत्रण, नॉन केमिकल कंट्रोल। तो नॉन केमिकल कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? लक्षण दिखाई देते ही पत्तियों को हटा देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए, जला देना चाहिए, गंभीर रूप से प्रभावित पौधों को निकाल कर नष्ट करना चाहिए। अगर क्रॉप में, फसल में, खेत में अगर किसी भी फसल के किसी भी पौधे के ऊपर इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें, ठीक है, धूसर या सफ़ेद पत्तियों पर धब्बे दिखाई दें, लाइट कलर के, पीले कलर के, हरे कलर के धब्बे दिखाई दें, तो उस फसल को तुरंत जो है वो उखाड़ करके मिट्टी में दबा देना चाहिए, जला देना चाहिए, गाड़ देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वो जो उसके पैथोजेंस होते हैं, उसके जो बीजाणु होते हैं, वो अन्य फसलों में नहीं फैल पाते हैं, और फसल बाकी जो पौधे होते हैं, फसल होती है, वो इस रोग से जो है वो बच जाती है। ठीक है, इसके बाद घने रोपण से बचें और खरपतवार को नियंत्रण करें ताकि पौधों के चारों हवा का संचार अच्छा हो। ठीक है ना, जो हाई डेंसिटी प्लांट है, खेत की बुआई करते समय हाई डेंसिटी जो होता है, इसे काफ़ी घना हम बो देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सही रूप से फसलों के बीच में प्रकाश एवं हवा का संचार नहीं हो पाता है, जिससे रोग जो है वो ज़्यादा फैलने की संभावना हो जाती है। तो एक निश्चित दूरी पे ही पौधों को बीज को बोना चाहिए। अगर ज़्यादा घना हो गया है
तो फसल को 17 दिन के अंदर हमको विरलीकरण कर लेना चाहिए, ठीक है ना। जो हाई डेंसिटी प्लांट है, उसके अधिक घनत्व वाले पौधे हैं, उनको जो है वो निकाल करके बिल्कुल अधिक निश्चित दूरी पर जो है वो कर देना चाहिए। ये विशेष जो है वो ध्यान जो है वो देना चाहिए, ठीक है। किस प्रकार से हम फसल को बचा सकते हैं? गर्मी के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे सोलर स्टेरिलाइजेशन हो जाए। वो जैसे धूप के संपर्क में बीजाणु आ जाते हैं तो सब नष्ट हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में खेत की गहरी जुताई कर देना चाहिए, जिससे जो स्पोर्स बीजाणु होते हैं वो सारे जो है वो नष्ट हो जाएं। और जो खरपतवार होते हैं, ठीक है ना, खरपतवारों की गंदगी की वजह से इसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खरपतवार को बिल्कुल हटा देना चाहिए, खेत को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फसल को जो है वो बो सकते हैं, बचा सकते हैं। और ग्लास हाउस में लंबे समय तक पत्ती के गीलेपन या उच्च आर्द्रता की अवध से बचने की कोशिश करें। जहां तक संभव हो ओवरहेड कट वाटरिंग से बचें। दरवाजे और वेट खोलें जब स्थितियाँ हवा की गति को प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। ज़्यादातर देखना चाहिए कि ग्लास हाउस वगैरह जो भी हैं, जैसे हम जो है वो पॉली हाउस या ग्लास हाउस में खेती करते हैं, तो उसमें मॉइस्चर की कंडीशन को कम करना चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम ग्लास हाउस पॉली हाउस का अच्छा होना चाहिए, हवा का संचार अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा मॉइस्चराइज न रहे, आर्द्रता जो है वो अंदर की ज़्यादा बढ़ने ना पाए। तो इस प्रकार से हम जो है वो रोग को नियंत्रित कर सकते हैं। और शाम को पौधों को पानी देते समय बचें, क्योंकि इससे उच्च आर्द्रता या पत्ती गीली हो जाती है जो रात भर भीगी रह सकती है। सुबह जल्दी पानी दें ताकि पत्ती की सतह तेज़ी से सूख जाए, ठीक है ना। तो जैसे हम जो कद्दू वर्गीय फसलें, लौकी वर्गीय फसलें या तोरई वगैरह फसलें उगाते हैं, उसमें यह रोग ज़्यादा प्रभावित करता है। तो हमको रात में क्या करना चाहिए? सिंचाई कम करनी चाहिए, ठीक है। रात में सिंचाई करने से क्या होता है कि पत्तियां रात भर गीली रह जाती हैं और इस रोग के जो बीजाणु होते हैं वो ज़्यादातर फसलों को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि गीली पत्तियों पे ही ज़्यादातर ये रोग जो है वो फैलता है। तो दिन में पानी देना चाहिए, जिससे क्या हो, धूप में पत्तियां आसानी से सूख जाएं और इस रोग से हम फसल को बचा सकें, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है इस रोग से बचने के लिए। मृदा जनित जो आराम करने वाले बीजाणुओं के संक्रमण से बचने के लिए सब्जियों के लिए फसल के रोटेशनल का अभ्यास करें और कम से कम 1 वर्ष के लिए एक ही फसल के साथ पुनः रोपण से बचें, ठीक है। तो मृदा जनित रोगों से क्या है, हर बार अगर हम एक ही क्रॉप में, एक ही फसल में, एक ही खेत में सरसों की फसल ले रहे हैं तो थोड़ा सा गैप कर देना चाहिए। एक साल हम सरसों ना उगा कर कोई दूसरी फसल ले ले। तो एक अच्छा क्रॉप रोटेशन को अपनाकर फसलों को हेर फेर कर बो करके हम इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक अच्छा क्रॉप रोटेशन, जैसे एक साथ सरसों ना उगा करके कोई अन्य फसल ले लीजिए, आलू ले लीजिए उसमें, ठीक है, आलू ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, ठीक है, मटर ले लीजिए। तो कुछ अलग फसल को बो करके, बदल के बो करके मृदा जनित रोगों से फसल को बचा सकते हैं। इसके बाद फिर रासायनिक नियंत्रण की बात करेंगे, ठीक है। तो रासायनिक नियंत्रण हमको तभी अपनाना चाहिए जब अन्य विधियां क्या हो जाएं, असफल हो जाएं, क्योंकि रसायन जो होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो रसायन की विषाक्तता जो है वो नुकसान करती है। विशेष रूप से डाउनी मिल्ड्यू नियंत्रण के लिए लगाए जाने वाली कवकनाशी आवश्यक होते हैं। क्लोरोथेन, मैंकोजेब निश्चित लंबा होता है, ठीक है ना। तो कई प्रकार के जो फफूंदनाशी होते हैं, क्लोरोथेन हो गया, मैंकोजेब हो गया, डाइथिन 45 हो गया, आदि के द्वारा बीजों को शोधित करना चाहिए, ठीक है। बीजों को हमेशा कवकनाशी से शोधित करके ही जो है वो बोना चाहिए। इससे क्या होगा, इसके संक्रमण से हम फसल को बचा सकते हैं, ठीक है। और प्रागलित कवकनाशकों को कुकुरबिट, डाउनी मिल्ड्यू के खिलाफ उपयोग के लिए लेबल किया जाता है, लेकिन बीमारी की पुष्टि होने पर इसका नियंत्रण आवश्यक होता है। तो कई प्रकार के, जैसे मैंकोजेब हो गया, मैंकोजेब हो गया, डाइथिन 45 हो गया, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है हम इसके नियंत्रण के लिए हम कर सकते हैं। एक उचित मात्रा में इसका सॉल्यूशन बना करके, घोल बना करके फसलों पे छिड़काव करने से इस रोग से हम फसल को अपने बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण नियंत्रण की विधियों के द्वारा हम फसल में रोग को फैलने से जो है वो बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।